हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम देखेंगे प्रकरण 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। डियर स्टूडेंट्स, 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरह से आघात पहुंचाने वाला भारत में यह एक बड़ा युद्ध हुआ। इससे 1857 में जो युद्ध हुआ, इससे अंग्रेजी सेना बहुत ज़्यादा आघात हुई, उसे बहुत ही प्रभाव पड़ा। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह युद्ध जो है अचानक में हुआ है। तो यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। कई सारे युद्ध जो है अंग्रेजों को हटाने के लिए या अंग्रेजों के विरोध में कई सारे युद्ध किए गए। 1857 ईस्वी के युद्ध की व्याप्ति अगर हम देखते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया, उस 1857 के स्वातंत्र समर अर्थात 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने किस पुस्तक में 1857 के युद्ध के बारे में लिखा। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप मिलता है कि 1857 के स्वातंत्र समर नामक पुस्तक में स्वतंत्र वीर सावरकर ने यहाँ पर 1857 के युद्ध के बारे में लिखा। अब हम देखेंगे कि ये जो 1857 का युद्ध हुआ, इस 1857 के युद्ध का कालीन युद्ध है। तो भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहां के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज जो है भारतीयों पर कई सारे कर लादते जा रहे थे। व्यापारिक दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो उसके कई सारे दुष्परिणाम भारतीयों को भुगतने पड़े। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है, यह बोध भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा। भारतीय सोचने लगे कि हमारा जो भी शोषण हो रहा है, यह सब कंपनी की सत्ता के कारण ही हो रहा है, और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीयों को या भारतीयों के मन में या भारतीयों को क्या बोध होने लगा। तो भारतीयों को कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी का या हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है, यह बोध भारतीयों को होने लगा। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। अब एक प्रश्न बनता है कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में कौन लोग कंगाल हो गए। तो कंपनी सरकार के कार्यकाल में किसान और साधारण लोग कंगाल हो गए, और ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। अर्थात उदासीन अर्थात कोई प्रतिक्रिया न होना। अर्थात अंग्रेज जो थे वह भारतीयों के मानसिक स्तर को और उनकी भावनाओं को
बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते थे, उनके प्रति उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। 1763 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि 1763 ईस्वी से 1857 ईस्वी में किसानों ने किसके नेतृत्व में संघर्ष किया? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि 1757 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। और ऐसे ही कई संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। इनमें से उमाजी नाइक का किया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए क्वेश्चन बनता है कि खालिस्तान द्वारा किया गया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है उमाजी नाइक। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उमाजी नाइक ने घोषणा पत्र में क्या जारी किया या घोषणा पत्र द्वारा क्या आह्वान किया? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि उमाजी नाइक ने घोषणा पत्र द्वारा जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में भी निर्माण कर दिया। तो इस तरह से उनकी धाक जो है कई सारे जगहों पर फैल गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उमाजी नाइक ने अपनी धाक किन भागों में निर्माण किया? तो उमाजी नाइक ने अपनी धाक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्माण किया। और 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दे दी। तो इस तरह से क्योंकि उमाजी नाइक जो थे वो उनका विरोध कर रहे थे, तो यह अंग्रेजों की नीति थी कि वह अपने खिलाफ किसी को खड़ा नहीं होने देते थे। तो उन्होंने 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी। तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए प्रश्न बनता है कि खालिस्तान ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और पुणे में फांसी की सजा दी। तो किसने बनाया? कंपनी सरकार ने। भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों के भी लोग रहते थे और इनके लिए अंग्रेजी सत्ता को इन्होंने चुनौती दी। तो भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों के जो लोग थे इन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता का विद्रोह किया और उन्हें चुनौतियां दी। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी। अभी जो आदिवासी हैं या वन्य जनजातियों के लोग हैं वह जो थे उनका जो दैनंदिन जीवन था वह सब वन की संपत्ति पर निर्भर था और अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात किया, अर्थात उन्हें आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाया। परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, ओडिशा के गोंड
बिहार के संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। तो यहाँ पर अब इस तरह से प्रश्न बनता है, कारण लिखो। बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार के संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। कारण लिखो। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इन जनजातियों की आजीविका वन संपत्ति पर चलती थी। और थर्ड पॉइंट होगा, अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात किया। और लास्ट में हम लिखेंगे, परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड और बिहार के संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भील, कोली अर्थात जो मछुआरे होते हैं, पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। तो कोकण में फोर्ट सावंतों ने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी कई सारे लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र में किन लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। तो महाराष्ट्र में भील, कोली, पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। और इस तरह से 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया। चारों तरफ जो है इस तरह से युद्ध दिखाई देने लगे। और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कई भारतीय सैनिक थे और कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी। हमारे भारतीयों के साथ कंपनी सरकार जो है यह भेदभाव का व्यवहार करती थी। उनके वेतन तथा उन अन्य भत्ते अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर में विद्रोह के उग्र रूप धारण कर लिया था। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि विद्रोह ने उग्र रूप क्यों धारण कर लिया था। तो इसका प्रमुख कारण था, पहला कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय हमारे सैनिक थे। और दूसरा पॉइंट, कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी और उनके वेतन तथा अन्य अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम देती थी। और इसी प्रकार से 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर में विद्रोह जो था वह उग्र रूप धारण कर लिया। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन स्थानों में हुए, उनका स्वरूप जो था वह स्थानीय और एकाकी था। अंग्रेजों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन किया, क्योंकि एक ही स्थान पर हो रहा था। इनमें एकता नाम की चीज नहीं थी, एक साथ होकर एकजुट होकर नहीं कर रहे थे। सभी लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर यह होने वाला युद्ध था। लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावना को दबा दिया गया था, परंतु वह नष्ट नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर उनकी जो भावनाएं थी, असंतोष की भावना थी, उसे उन्होंने दबाने का प्रयास किया। यह दावानल अर्थात
जो जंगल में लगी हुई आग होती है, जैसे जंगल में एक दूसरे से फैलती है आग, उसी तरह से यहाँ पर इसे दावानल कहा गया है इस युद्ध को। तो यहाँ पर यह दावानल 1857 ईस्वी के युद्ध में धधक उठा, अर्थात उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ हुए। कई सारी जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका उन्होंने विद्रोह किया और आगे चलकर जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट जाए और उसका प्रचंड और प्रलयकारी विस्फोट हो, ऐसी स्थिति हो गई। जैसे लगा किसी ने बारूद के ढेर पे चिंगारी छोड़ दिया। जैसे ही बारूद के ढेर पर चिंगारी पड़ती है तो स्थिति जो है वह विस्फोटक हो जाती है। तो उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी के हृदय में एक आग, एक लहर, एक असंतोष की भावना थी और भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष, और ये सभी कारण इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ और उसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ, अर्थात उसका विस्फोट जो है वह हमारे सामने एक युद्ध के स्वरूप में आया। अब यहाँ पर कुछ जो है 1857 के युद्ध के कारण हैं। अब हम देखेंगे कि 1857 के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, किस वजह से 1857 का युद्ध जो है वह हुआ। तो अंग्रेजों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा। ये हम सभी को पता है कि इसके पहले यहाँ पर शासक राज्य करते थे और शासकों ने परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह ही चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था एवं नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। जो गांव की जीवन थी, जीवन प्रणाली में अनेक परिवर्तन किया और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी। जैसे अंग्रेजों ने, इसके पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि अंग्रेजों ने विधवा विवाह कानून जो है शुरू किया, बाल प्रथा बंद की। तो इस तरह से यहाँ पर कई उन्होंने समाज में सुधारने का कार्य किया। तो सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण। सबसे पहला यहाँ पे कारण है आर्थिक कारण, अर्थात अर्थ से संबंधित, पैसों से संबंधित। अब ऐसी कौन सी स्थिति आ गई पैसों से, जो भारतीयों ने 1857 का विद्रोह शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों के आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। अंग्रेज खुद की तरक्की चाहते थे और इसलिए उन्होंने राजस्व अर्थात कर की नई प्रणाली अपनाई। किसानों को जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी, उनसे जबरदस्ती पैसे लिए जाते थे, कर भरने के लिए कहा जाता था। और परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई, अर्थात नष्ट हो गई। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई, तो उत्तर स्वरूप फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु राजस्व प्रणाली को चलाया। दूसरा पॉइंट, किसानों ने जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। और फिर लास्ट लिखेंगे, परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी।
अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों की क्या नीति थी। तो अंग्रेजों की नीति थी कि इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, यह नीति अंग्रेजों की थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए, अर्थात भारत पर बहुत अधिक उन्होंने कर लगाए और भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पिट गया, अर्थात वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। और इस तरह से जब हस्तकला और वस्त्र उद्योग बंद हो गए तो कई सारे अनगिनत भारतीय कारीगर, श्रमिक बेरोजगार हो गए और इन सब के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की भावना में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय कारीगर, श्रमिक बेरोजगार हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। दूसरा पॉइंट, किसानों से जबरदस्ती राजस्व अर्थात कर का वसूली किया और परिणामतः कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए और भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पिट गया और इस तरह से अनेक अनगिनत भारतीय कारीगर, किसान जो थे वह यहाँ पर बेरोजगार हो गए। तो ये तो आर्थिक कारण था। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1857 का आर्थिक कारण क्या था। तो ये पूरे पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सामाजिक कारण। अब 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था। तो भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगाना, विधवा को पुनः मान्यता देना जैसे कानून सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे। फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी। अतः भारतीय भी असंतुष्ट थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, फिर भी अंग्रेज जो है उसकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी और जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से हमने आर्थिक कारण और सामाजिक कारण देखा कि किस तरह से 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था और दूसरा सामाजिक कारण क्या था।